जहां एक तरफ जापान के नए पीएम ने एक बड़ा बयान देकर चाइना को चौंका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आखिरकार घुटनों पे आ गया है। जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कंगाली में डूबा पाकिस्तान खर्चों को कम करने के लिए देश में 1.5 लाख सरकारी पदों को समाप्त करने जा रहा है। इसके साथ ही 6 मंत्रालयों को बंद और 2 अन्य का विलय किया जाएगा। पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने रविवार को इन बदलावों के बारे में घोषणा की है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ हुए 7 अरब अमेरिकी डॉलर की लोन डील का हिस्सा है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने कहा कि IMF के साथ एक कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए आखिरी लोन कार्यक्रम होगा। IMF ने इस 26 सितंबर को पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज की मंजूरी दी। IMF कर्ज की पहली किस्त के रूप में 1 अरब डॉलर जारी करेगा। पाकिस्तान सरकार ने कर्ज के बदले सुधारों का वादा किया है, जिसमें खर्च में कटौती, टैक्स GDP अनुपात बढ़ाने, कृषि और रियल इस्टेट जैसे गैर पारंपरिक क्षेत्रों पर कर लगाने, सब्सिडी को सीमित करना शामिल है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने कहा कि हमें अपने नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है, ताकि यह साबित हो सके कि यह अंतिम कार्यक्रम है। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रालयों के भीतर सही आकार तय करने पर काम चल रहा है। 6 मंत्रालयों को बंद करने का फैसला लागू किया जाना है, जबकि 2 मंत्रालयों का विलय होगा। औरंगजेब ने कहा कि इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों में 1.5 लाख पद समाप्त किए जाएंगे। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने बताया कि एक साल में टैक्स देने वालों की संख्या दोगुने से ज्यादा बढ़ी है और पिछले साल के 3 लाख के मुकाबले इस साल अब तक 7,32,000 नए करदाता पंजीकृत हुई है। औरंगजेब ने यह भी कहा कि टैक्स न भरने वाले लोग अब संपत्ति या वाहन नहीं खरीद पाए। मंत्री ने दावा किया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, यह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान पिछले कई साल से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। साल 2023 में ये दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन IMF ने सही समय पर मिले 3 अरब डॉलर के कर्ज ने इसे बचा लिया। पाकिस्तान ने IMF के साथ नए कर्ज पर बातचीत की है। उम्मीद है कि यह अंतिम कर्जा होगा, लेकिन देखिए क्या होता है। पैसे तो आएंगे, लेकिन यहाँ क्या इन पैसों का सही इस्तेमाल पाकिस्तान कर पाएगा? पाकिस्तान में एक बड़ा ही लंबा इतिहास रहा है इनका, और ये इतिहास ऐसा है जिसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अगर बात करें प्रत्येक आदमी के ऊपर कम से कम 2,95,000 रुपए का कर्जा है। पाकिस्तान पर कुल बकाया 8.36 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 71 ट्रिलियन रुपए हो गया है। पिछले साल पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं का कर्ज है 62 ट्रिलियन रुपए। इसने पाकिस्तानी शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार के लिए चिंताएं बढ़ाकर रखी हुई है। नई चुनौतियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सबसे बड़ी चुनौती यही है, अब कितने दिनों तक ये कर्ज ले लेकर अपने आप को संभालेंगे, ये बहुत कठिन है अगर रिफॉर्म्स जमीन पर नहीं हुए तो। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जापान के अगले पीएम और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष शिगेरू इशिबा ने एशिया में भी नाटो जैसा एक सैन्य गुट बनाए जाने की मांग की है। साथ ही इस गुट को अपने परमाणु हथियार बनाने का विचार भी दिया है। उन्होंने कहा कि एशिया में नाटो जैसा सैन्य गुट चीन के बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए जरूरी है। वाशिंगटन DC स्थित थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट के लिए जापान के विदेश नीति का भविष्य शीर्षक पर लिखे एक लेख में उन्होंने ये बात कही। द जापान न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इशिबा का कहना है कि रूस, उत्तर कोरिया और चीन अपना परमाणु हथियारों का विस्तार कर रहे हैं। इन देशों के परमाणु खतरे को रोकने के लिए एशियाई नाटो को अमेरिका के परमाणु हथियारों को साझा करने या क्षेत्र में परमाणु हथियारों की शुरुआत पर भी विशेष रूप से विचार करना चाहिए। अपने लेख में जापान और अमेरिका की सुरक्षा संधि के बारे में इशिबा ने कहा कि जापान अमेरिका गठबंधन को अमेरिकी ब्रिटेन गठबंधन के स्तर तक ले जाना उनकी सरकार का मकसद है। उन्होंने कहा कि जापान अमेरिका सुरक्षा संधि को सामान्य देशों के बीच संधि में बदलाव के लिए स्थितियां उपयुक्त हैं। जापान और चीन में कई मुद्दों पर विवाद
बाद रहा है और दोनों में तनातनी दशकों पुरानी है। जापान के वरिष्ठ राजनेताओं में सुमार शिगेरू इशिबा का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि देश की सत्ता अब उनके हाथ में है। शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शुक्रवार को सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव में उनको जीत मिली है। जापान में सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनता है। विदेश नीति के तौर पर उन्होंने चीन पर आक्रामक रहने का संकेत दिया है। इशिबा की पार्टी एलडीपी के पास संसद के दोनों सदनों में बहुमत है। पूर्व में जापान के रक्षा और कृषि मंत्री रह चुके इशिबा 1986 से ही सक्रिय राजनीति में है। 1986 में सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद इशिबा ने अपनी पार्टी को भी नए सिरे से खड़े करने की बात कही है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जापान के पीएम अब यहाँ सत्ता संभालने जा रहे हैं और ये एक चुनौती भी है तो एक अवसर भी है। अब देखना होगा कि ये क्या कुछ कर सकते हैं। मैदान में कुल 9 उम्मीदवार थे। 9 उम्मीदवारों में इनके नाम पर मोहर लग रही है। मतदान में ये नियम है कि एलडीपी सदस्यों के अलावे 10 लाख बकाया भुगतान करने वाली पार्टी सदस्य ही हिस्सा ले सकते हैं। ये संख्या देश के कुल योग्य मतदाताओं का केवल 1% है। पार्टी के दिग्गजों के बीच चल रही अंदरूनी बातचीत और समझौते की संभावनाओं के मद्देनजर यह अंदाजा लगाना कठिन था कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन इशिबा सबसे आगे चल रहे हैं। इनके आगे चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि अक्सर पार्टी के शक्तिशाली गुट के नेताओं द्वारा नेता निर्धारित किए जाते थे, लेकिन इस बार 6 गुटों में से एक को छोड़कर सभी ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद विलय की घोषणा। विशेषज्ञों के बीच व्यापक चिंता का विषय ये है कि जो भी चुनाव में जीते लेकिन उसे गुटीय समर्थन नहीं मिलता है तो संभावना है कि जापान में एक बार फिर 2000 के दशक की वापसी हो जाएगी। 2000 के दशक में कई बार नेतृत्व परिवर्तन हुआ और देश में राजनीतिक अस्थिरता देखी गई थी। अल्पकालिक सरकारों का मुखिया बनने वाले जापानी प्रधानमंत्रियों की दीर्घकालिक नीति लक्ष्यों को स्थापित करने और अन्य नेताओं के साथ विश्वसनीय संबंध विकसित करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाती। अब पीएम के रेस में ये सिर्फ नहीं है बल्कि ऐसा लगता है जैसे जापान अपने पुराने मोड में वापस आ रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि जापान इस तरीके से अगर वापस आता है तो ये चाइना के लिए ठीक नहीं होगा और ऐसा लगता है कि जापान के नए पीएम अब उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत के लिए क्या होगा? क्या भारत और जापान का रिलेशन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आपको बता दूं, इस मामले में भारत और जापान एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि भारत और जापान बहुत ही क्लोजली वर्क करेंगे हर एक सेक्टर में। ये देखने को मिल रहा है जापान भारत के साथ न सिर्फ डिफेंस बल्कि एजुकेशन, कल्चर, बहुत सारी चीजों में साथ आकर काम करना चाह रहा है। भारत भी अब चूंकि एशिया में टॉप 3 पोजीशन में है तो भारत के साथ भी यही है कि भारत को जापान का सहयोग मिले, जापान को भारत का सहयोग मिले। इसी आधार पर दोनों ही चल रहे हैं। जापान के पहले भी जो भी राष्ट्राध्यक्ष रहे हों उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंध ही रखे हैं, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि ये संबंध भी अच्छे ही रहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।